हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूटैप। सो फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज रहते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो सिमिलरली यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओर एओ 2025 एग्जामिनेशन, उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आज के इस सेशन में हम लोग वही करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम एपीएफसी 2023 का पेपर एंड ईओर एओ 2023 एंड 2021 के पेपर, वेर इन आपके विल बी टेकिंग यू थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि सोशल सिक्योरिटी एक्ट से एटलीस्ट 5+ क्वेश्चंस, 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड बहुत बेसिक वाले क्वेश्चंस होते हैं। एंड इफ यू प्रिपेयर normally basics also, you should be able to clear all these questions very easily. Okay, with this introduction let me start, but before that एक छोटा सा announcement है। Currently we are EduTap has come up with 1900 most important MCQs for the upcoming UPSC EPF for 2025 एग्जामिनेशन, जहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कंप्यूटर एक्सेट्रा, जिसमें आपको एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस दिए जाएंगे अलॉन्ग विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो आपका जो प्रिपरेशन है उसमें ये आपको बहुत बढ़िया वैल्यू ऐड करने वाला है। सो विद दिस इंट्रोडक्शन लेट मी स्टार्ट टुडेज सेशन, जहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स में से पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग इस सेशन में लेने वाले हैं सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स। उसके तहत जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एओर ईओ 2023 एग्जाम। सो विद दिस लेट मी स्टार्ट टुडेज सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या है? प्रोविजंस है। लिस्ट 2 में क्या है? लेजिस्लेशंस, जो भी वो एक्ट है, बी इट सोशल सिक्योरिटी एक्ट। इसमें 4 एक्ट्स मैंने यहाँ पे दिया है, उसमें 2 ऐसे एक्ट्स हैं जो लेबर लॉस के हैं एंड 2 ऐसे एक्ट्स हैं जो सोशल सिक्योरिटी के हैं। बट सिंस यहाँ सोशल सिक्योरिटी वाले भी है, सो आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस क्वेश्चन हियर। सो अलॉन्ग विद दैट मैंने यही वाला क्वेश्चन उसमें भी इनकॉर्पोरेट किया है। कहाँ पे? व्हेन वी डिड द 2023 के जो ए और ईओ के इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस का पेपर। ठीक है, यस। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो द लिस्ट। नाउ यहाँ पे प्रोविजन है, रिकवरी ऑफिसर कौन से एक्ट में होंगे, कंपलसरी इंश्योरेंस कौन से एक्ट में होगा, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट कौन से एक्ट में है, सब्सिस्टेंस अलाउंस कहाँ पे होगा। ठीक है, नाउ व्हेन वी लुक एट द रिकवरी ऑफिसर का जो कैटेगरी है दैट इज अवेलेबल अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1942। नाउ यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि प्रोविडेंट फंड वो सब जमा करना पड़ता है एक एस्टैब्लिशमेंट को, इफ इट इज कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ द एक्ट। सो कई बार ऐसा होता है कि वो डिपॉजिट करते हैं, कई बार ऐसा होता है डिपॉजिट नहीं भी करते हैं। नो, जहाँ पे भी नहीं करते उनको रिकवरी तो करना पड़ेगा वो अमाउंट उनके इससे। सो हु विल कम फॉरवर्ड फॉर दैट? रिकवरी ऑफिसर इज मस्ट। सो यहाँ पे ए इज 4। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपलसरी इंश्योरेंस। नाउ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में ग्रेच्युटी देने के लिए एक 5 years अगर किसी कोई एम्प्लॉय कंप्लीट किया है एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, ग्रेच्युटी, एक ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए ग्रेच्युटी पेमेंट करते हैं जो बेसिक वेज का होता है, एंड 5 years कंप्लीट किया तो उनको देना पड़ेगा। कई बार ये एम्प्लॉयर बोलता है कि नहीं मेरे पास फंड्स नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है ऐसे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट एक कंपलसरी इंश्योरेंस उनको करवाना पड़ता है। ठीक है, सो हियर कंपलसरी इंश्योरेंस जो है दैट इज अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। नेक्स्ट आता है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। नाउ कभी भी वेजेस, मिनिमम वेजेस अगर फिक्स करना है, सो दे शुड हैव कौन से एम्प्लॉयमेंट, कौन से ऑक्यूपेशंस, रादर देन एम्प्लॉयमेंट आई शुड से ऑक्यूपेशंस इसके दायरे में आते हैं। वो पूरा लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस यू कैन फाइंड अंडर द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, सो विच इज अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। सो सी आता है हमारा 2। सब्सिस्टेंस अलाउंस जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत इसमें वो ऑर्डर्स होते हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई एस्टैब्लिशमेंट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, मतलब उसमें उनको मेंशन करना पड़ता है। सो इन दैट अगर किसी एम्प्लॉय को फॉर वॉट एवर रीज़न अगर इसको सस्पेंड किया है, रिमूव किया है, तो उसको एक सब्सिस्टेंस अलाउंस टिल द टाइम द केस इज रनिंग उसको एक अलाउंस मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट द सब्सिस्टेंस अलाउंस। वो कितना मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, दैट ऑल आर मेंशन अंडर दिस एक्ट। सो सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है वो द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट में आता है। सो हियर if you look at A4, B3, C2, and A is the correct answer here.
ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी द एपिलेट अथॉरिटी अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952. सो जो भी इसमें एपिलेट अथॉरिटी होगा अंडर दिस एक्ट, उसमें मतलब डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, ओके, उस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है, दैट आर डन अंडर द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, जो इसमें ऑलरेडी मेंशन, बिल्कुल ये स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की वो नहीं है. इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द एक्ट कि जो भी अगर कोई डिस्प्यूट ऐसा कुछ भी होता है, दैट ऑल टू बी टेकन अंडर द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंडर लॉन्च किया, इंस्टीट्यूट किया गया है. सो द all these the appellate authority है under this act, that would be the industrial tribunal. कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेट क्वेश्चन होता है, बिल्कुल आप जो भी कंटेंट पढ़े हो उसी में से क्वेश्चन आ रहा है, आप लिख सकते हो. कई बार आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, मतलब अप्लाई भी करना पड़ता है ना. मतलब अर्लियर वाला क्वेश्चन दैट ऑल्सो इज अ स्ट्रेट क्वेश्चन, लेकिन इतने सारे आपको ऑप्शंस दिए गए, यू हैव टू थिंक वंस कि कहाँ पे ये हो सकता है, कैसे हो सकता है. ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 इज नॉट करेक्ट. एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं. इट मेक्स अ प्रोविजन फॉर पेंशन स्कीम इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन. यस, प्रोविडेंट फंड एक्ट में 3 तरह के फंड्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड. सो 3 है, तो यस पेंशन का भी है इसमें. इट मेक्स प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, वो भी इसी का पार्ट ही है, EDLI बोलते हैं उसको. ठीक है. द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय टू द फंड शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक वेज, डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस इफ एनी ऑफ द एम्प्लॉय. यस, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोविडेंट फंड, जो भी फंड जाता है दैट वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस, बेसिक वेज उसका जो भी है, प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस अगर कुछ है. रिटेनिंग अलाउंस मतलब कई बार ऑफ सीजन में काम नहीं होता है, ठीक है, बट अगेन द एम्प्लॉयर हैज़ टू मेंटेन दैट एम्प्लॉय, सो हैज़ टू रिटेन हिम सो दैट वो कहीं और ना जाए. सो दैट इज़ अ रिटेनिंग अलाउंस. ठीक है, वो भी अगर कुछ रिटेनिंग अलाउंस है तो वो भी रहता है इसमें. So here the provisions of the act shall not be applicable to cooperative societies employing 50 or more persons working without the aid of power. No doubt it is not applicable to cooperative societies, but employing 50 or less than 50, less than 50 अगर है, not 50, less than 50 अगर है, only then it is not applicable. It will be applicable if greater than 50 है. ठीक है. So here see, this is the wrong statement. Here we are saying not applicable. For 50 or more it is applicable. Less than 50 है, only then it is not applicable. So see, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, applied sort of. Moving on to our next question. As per the provisions of the Maternity Benefit Act 1961, the maximum period for which a female employee shall be entitled to leave with wages as maternity benefit for giving birth to a third child. Now Maternity Benefit Act ये कहता है कि जो first 2 children है, जो first 2 deliveries है उनका, उसी के लिए maternity benefit मिलेगा. अगर third child है, if the woman is giving birth to a third child, then उसके लिए वो थोड़ा कम रहेगा, देंगे बिकॉज नो डाउट उनको देना ही पड़ेगा, बट कम देंगे. सो फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के लिए 26 वीक्स मिलेगा. अब इनके लिए इनको सिर्फ 12 वीक्स मिलेगा. ठीक है, 12 वीक्स मिलेगा यहाँ पे. ठीक है. सो अगेन ये भी बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है एंड यहाँ पे clearly आंसर है. ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी मेंबर्स आर टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सिक्योरिटी एक्ट. नाउ एज पर दिस एक्ट, इफ यू लुक एट दिस एक्ट, सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, उसमें एक बोर्ड फॉर्म होता है, सोशल सिक्योरिटी बोर्ड. नाउ इन दैट बोर्ड, बिल्कुल ये भी स्ट्रेट क्वेश्चन है, कितने मेंबर्स नॉमिनेट होंगे? स्ट्रेट इसमें 34 मेंबर्स नॉमिनेट होंगे, मैक्सिमम 34, जिसमें एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, एंड देयर वुड बी मेंबर्स फ्रॉम द पार्लियामेंट. एम्प्लॉयर्स के भी रिप्रेजेंटेशन होगा, एम्प्लॉयज़ का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, एंड कई बार सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, मतलब जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ है उनको भी इसमें ऐड किया जाएगा. इस तरह से टोटल आपको 34 मेंबर्स का नॉमिनेशन होगा इसमें टोटल, एज आर टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द नेशनल, टोटल 34. सो हियर द आंसर इज सेट. बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है ये भी. विद दिस गाइड बुक विल बी डिलीवर्ड टू योर इनबॉक्स. ठीक है. सो प्लीज़ आई सजेस्ट यू टू डाउनलोड दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक, दैट विल हेल्प योर जर्नी वेरी स्मूथ.
With this, let me start today's session, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following disputes is or are considered as trade disputes under the provision of the Trade Unions Act? Any dispute of any person connected with. See, when we talk about ट्रेड डिस्प्यूट्स जो मेंशन किए गए हैं जिसकी वजह से ट्रेड यूनियंस का जो बनना इस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए बहुत यूजफुल रहेगा. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दे हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी इसमें होते हैं, नॉन एम्प्लॉयमेंट भी होते हैं, कंडीशंस ऑफ द लेबर, किस तरह के वहाँ कंडीशंस है जहाँ पे लेबर काम कर रहा है, अगर उसमें भी कुछ डिस्प्यूट्स है तो दैट ऑल्सो वुड बी कंसिडर्ड एज अ ट्रेड डिस्प्यूट अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड उसी के बेसिस पे उनका रेजोल्यूशन भी होगा. ठीक है, so here C is the answer. Moving on to our next question, again from the Trade Union Act. What is the minimum number of members required for registration of a trade union? Now trade union का अगर registration करना है किसी भी trade union को, minimum उसमें 7 members होने चाहिए, तभी वो trade union अपने आप को register करवा पाएगा. बिल्कुल straight question, इसमें और कुछ नहीं है. Straight आपको content पता है, आपने आंसर ढूंढ लिया. ठीक है, moving on to our next question. What is the maximum number of hours in a week that an adult worker is allowed to work for? So this also बिल्कुल straight question है. Number of hours अब adult worker can work and इसमें आता है हमारा 48 hours का. बिल्कुल straight question है. Daily का 9 hours होता है including the rest interval, and if we look at the weekly, that is 6 days का, it is not more than 48 hours. Okay, now moving on to our next question. What is the maximum period in which the appropriate government shall review and revise the minimum rates of wages under the Minimum Wages Act 1948? ये भी बिल्कुल straight question है. जब minimum wages करना है तो उसमें minimum कितने सालों में इस minimum wage rates को, minimum wages को revise करते हैं. ठीक है, ये based on the cost of living index etc. they have to change, otherwise how will they किस तरह से अगर इन्फ्लेशन जो भी बढ़ रहा है उसको कैसे कॉम्बैट करेंगे, हाउ दे आर उस एडजस्ट कैसे होंगे. सो डेफिनेटली मिनिमम वेजेस का रेट्स चेंज करते रहना पड़ेगा, रिवाइज करते रहना पड़ेगा, एंड इसके लिए मैक्सिमम 5 ईयर्स के अंदर इनको करना पड़ेगा. चाहे तो वो 2 साल के लिए भी कर सकते, 3 साल के लिए, बट नॉट मोर देन 5 ईयर्स दे शुड टेक फॉर रिविजन. ठीक है, सो हियर 5 years. Moving on to our next question. Who is an adolescent as per the Factories Act? Now जहाँ पे भी ये है child कौन है, adolescent कौन है, in that case if we look at this, the person who has completed 14 years, मतलब 14 years complete होके 15 years में आ गया है, but is less than 18 years, that can be considered as an adolescent. बिल्कुल straight question है, ये भी definitions में है ये. C is the answer. What is a controlled industry? Now इस पेपर में आप देखोगे तो कई सारे definitions ही है. ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट भी एक डेफिनेशन ही है, ये जो भी आपने देखा एडोलेसेंट डेफिनेशन ही है, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री भी डेफिनेशन ही है. ठीक है, सो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो एनी इंडस्ट्री कंट्रोल्ड इंडस्ट्री जो द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ बीन उन्होंने डिक्लेयर किया है बाय सम सेंट्रल एक्ट टू बी एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इट इज़ अंडर द कंट्रोल of the central government under declared by any central act, like EPF organization है, EPF act है. ओके, ESIC कॉरपोरेशन है, वो भी एक सेंट्रल एक्ट के थ्रू ही है, राइट. सो ऑल दीज कंट्रोल्ड इंडस्ट्री बोल सकते हैं, एंड इट इज ए इज द आंसर. Moving on to our next question. Now here match list 1 and list 2, again definition ही है. ठीक है, मतलब इस वाले ईयर में 2021 में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट क्वेश्चंस एंड बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस ही दिया है उन्होंने, एंड दे आर आस्किंग अदर्स टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट. सो ये लिस्ट 1 है जहाँ पे टर्म्स है, एंड ये लिस्ट 2 है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन है. सो इन दिस क्लोजर वर्कमैन स्ट्राइक लॉकआउट 4 टर्म्स है. सो क्लोजर मतलब क्या है, इट इज़ परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ ए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जब परमानेंटली किसी एस्टेब्लिशमेंट को एम्प्लॉयर क्लोज करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड द क्लोजर. नाउ हु इज ए वर्कमैन? एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री डूइंग स्किल्ड वर्क, अनस्किल्ड वर्क और मैनुअल वर्क फॉर सम वेजेस, दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड एज ए वर्कमैन.
एंड सी जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक मतलब सीजेशन ऑफ वर्क, ये एम्प्लॉइज डिक्लेयर करते हैं स्ट्राइक, ठीक है, ये आपका 4 है। लॉकआउट, लॉकआउट मतलब कई बार एम्प्लॉयर टेम्पररी के लिए क्लोज करता है, नो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज, या फिर मशीनरी ब्रेक डाउन हो गया, या फिर कुछ रॉ मटेरियल, कुछ वॉट एवर माइट बी द रीजन, टेम्पररीली, फिर कुछ दिनों के बाद वो ओपन कर देगा। सो हियर इट इज़ अ टेम्पररी क्लोजिंग डाउन ऑफ वर्क प्लेस बाय द मैनेजमेंट। तो सिंपली डेफिनेशन सी इन्होंने दिया है, मैंने ऑप्शंस यहाँ नहीं दिया। सो हियर आई हैव गिवन यू द एंटायर थिंग जो भी है। सो हियर ए इज़ 1, बी इज़ 2, सी इज़ 4 एंड डी इज़ 3, ठीक है। Yes, so the last question for today in the exam, इतने ही questions आए थे। What is the maximum amount of gratuity payable to the employees under the Payment of Gratuity Act 1972? Now here in this case, ये भी straight question है, maximum gratuity जो payable है टू एनी एम्प्लॉय दैट इज़ नॉट मोर दैन 20 lakhs। अगर किसी एम्प्लॉय का ग्रेचुटी पूरा उन्होंने कैलकुलेट किया तो 25 lakhs आया है, लेकिन उसको तब भी 20 lakhs ही मिलेगा क्योंकि ये 20 lakhs पे उन्होंने लॉक कर दिया है, ठीक है। अगेन स्ट्रेट क्वेश्चन, बिल्कुल स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड एंड आई रियली होप दैट यू हैव लाइक दिस सेशन। बिफोर क्लोजिंग एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। करेंटली एड्यूटैप इज ऑफरिंग 3 types of courses for all those students who are targeting the upcoming UPSC EPFO APFC and EO और AO examination for the year 2025। इसमें 3 मेन कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं। एक तो है मास्टर कोर्स, नो ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि 1 point सोर्स ऑफ कंटेंट हो, एक ही जगह पे उनको पूरा कंटेंट मिल जाए, इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, ये उनके लिए है, ठीक है। सो यहाँ पे वीकली वंस आपको कुलदीप सर से एक स्ट्रैटेजी सेशन भी होगा जिसमें इस कंटेंट को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, इतना ज़्यादा है, इन द फॉर्म ऑफ PDFs, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, लाइव क्लासेस, वीडियोस है, इतना कंटेंट है इतने सारे सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि इस एग्जाम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो किस तरह से यूटिलाइज करें वो भी आपको हेल्प करेंगे, वहाँ पे आपके क्वेरीज रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स, ये उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं एक आधा कोर्स ही उनको चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो खुद से ही कर रहे हैं। इन दैट केस दे कैन गो फॉर दिस, लाइक इसमें IR एंड LL वाले हैं जैसे आज हमने किया है, फिर आपके अकाउंटेंसी वाले हैं, ऐसे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए जो दूसरे एग्जाम्स में भी नहीं है एंड एक्सक्लूसिवली पढ़ना पड़ रहा है, यहाँ पे आप ले सकते हो। एंड इसमें सारे आपको कंटेंट अगेन इन द फॉर्म ऑफ PDFs, लाइव से, एंड ये क्वेश्चंस पूछे गए थे इन द APFC एग्जामिनेशन 2020 है, ठीक है। विद दिस लेट मी स्टार्ट टुडेज सेशन। जो पहला क्वेश्चन है वो है एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट से। सो व्हाट इज द लिमिट, टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट, यहाँ पे आना चाहिए, ये मैंने देखा नहीं था। The provisions of the Employees Compensation Act 1923 from the date of reference within which the commissioner is required to dispose of the matter relating to the compensation and intimate the decision to the employee. Now employee का compensation के तहत कुछ डिस्प्यूट हुआ है, देन ही हैज़ कंप्लेंट किया है कमिश्नर को। सो वंस दैट गोज टू द कमिश्नर, कंप्लेंट गया है विद इन, जिस दिन से कंप्लेंट गया है to him, so within 3 months, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है ये, within 3 months he has to dispose of the matter, okay, and inform the decision to the employee as well। वो उस टाइम पे वो स्क्रूटिनाइज करेंगे क्या कंप्लेंट है, क्यों आया है, बेस्ड ऑन दैट ही विल डिस्कस जो भी he'll hear to both the parties, एम्प्लॉई का भी एम्प्लॉयर का भी, एंड देन he'll come up with his order, ठीक है। वो 3 months में हो जाना चाहिए ये पूरा प्रोसेस। Simple straight question, right? Easy है ना? Yes. Now what is the minimum number employees employed by an establishment functioning without the aid of power and is registered under the Cooperative Societies Act 1912 that shall require it to come within the purview of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952. Now when we talk about Employee Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, जो normal factors, सब
नो इट विल बी अवेलेबल, जहाँ पे भी एप्लीकेबल, वेयर ग्रेटर दैन 20 एम्प्लॉयज़ होंगे, ओके वहाँ पे एप्लीकेबल होगा. लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहा लेस दैन 20 एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे भी वो एप्लीकेबल होगा, बट अगेन द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड देके वो करना पड़ेगा. अदरवाइज कुछ ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स है जो एक्सक्लूडेड है इसमें से. वन ऑफ दोज इज दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी अगर उसमें 50 एम्प्लॉयज़ से कम है एंड दे आर वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर, मतलब पूरा मैन्युअली काम चल रहा है, इन दैट केस दे कैन बी exempted from this act. So here यहाँ पे 50, मतलब यहाँ पे सी what is a minimum number of employees employed by an establishment functioning without the aid of power and is registered under the Cooperative Societies Act that shall require it to come within the purview. कहाँ पे minimum 50 या more होगा तभी वो EPF एक्ट में आएगा. अदरवाइज इफ इट इज लेस दैन 50 वो नहीं आएगा. सो मिनिमम थ्रेशोल्ड कितना है, 50 है यहाँ पे. ये भी बेसिक स्ट्रेट क्वेश्चन ही है, ठीक है. यहाँ पे ऑप्शन है आंसर. स्ट्रेट क्वेश्चन इजी है. Now, any question relating to disablement shall be determined by which one of the following authorities under the Employees State Insurance Act 1948. Now, जिस establishments में ये एप्लीकेबल होगा ये एक्ट, वहाँ पे कुछ भी एक्सीडेंट हुआ है एंड इसकी वजह से डिसेबलमेंट हुआ है ऑफ द एम्प्लॉई, इन दैट केस उसके एसोसिएटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो पार्शियल डिसेबल हुआ है, कंप्लीट डिसेबल हुआ है, ये सब कौन बता सकता है, एक मेडिकल अथॉरिटी ही बता सकता है. तो उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड रहता है. सो दैट विल बी एबल टू लुक इनटू दिस. सो इन दिस केस इट इज द मेडिकल बोर्ड that will be that will answer any question relating to the disablement of the employee. See, yes, C is the correct answer. ये भी straight question है. जब आप provisions करोगे वहाँ clearly mentioned है, medical board को के पास ही ये जाएगा. Any question related to the disablement under the Employee State Insurance Act. ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अप्लाइड क्वेश्चन है. सो नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन दैट इज पेड टू एन एम्प्लॉय हु इज टोटली एंड परमानेंटली डिसेबल्ड. सो टोटली एंड परमानेंटली डिसेबल्ड है ये एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी. ओके, वहाँ पे काम कर रहा था जिस कंपनी में एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट लागू होता है, ठीक है, एंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट. तो इसमें उसको कितना अमाउंट मिलेगा, एंड यहाँ पे दे दिया इन्होंने मंथली वेजेस 22,500 एंड रेलेवेंट फैक्टर 159.8. तो इसमें जब भी कोई एम्प्लॉय टोटली या परमानेंटली डिसेबल्ड होता है, इन दैट केस एक फॉर्मूला है इन्होंने दिया है, 60% ऑफ द मंथली वेजेस, ओके, प्लस मतलब दैट वुड बी मल्टीप्लाइड, दिस 60% जो भी वैल्यू आएगा दैट वुड बी मल्टीप्लाइड विथ द रेलेवेंट फैक्टर. वो कई सारे उन्होंने चीज़ें लेके दे हैव कम अप विद दिस रेलेवेंट फैक्टर. लॉट ऑफ what you will say components, indicators they must have considered while coming up with this relevant factor. So you have to multiply that with the relevant factor. So whatever the amount that we'll get, okay, वो 1,40,000 से ज़्यादा है. ओके, मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा है तो दिस वुड बी एप्लीकेबल. और ये 1,40,000 से कम आ रहा है ये अमाउंट, देन 1,40,000 विल बी एप्लीकेबल. सो इन दिस केस 60% ऑफ 22,000 कितना है, 60%, 60/100 इंटू 22,500, ठीक है. सो 0, 6, 5, 30, 60, 12, 13, 14, 15, 60, 12, 13, 13,500 है. दिस 13,500 इंटू हमारा रिलेवेंट फैक्टर कितना है, 159.8, 159.5 ये किए तो यू विल गेट 21,57,300. सो इट इज़ हायर, इधर 1,40,000 मिनिमम उतना होना चाहिए. अगर इससे कम है तो इतना तो देना पड़ेगा, अगर इससे ज़्यादा तो वॉट एवर द हायर अमाउंट दैट वुड बी पेड एज कंपेंसेशन. सो इन दिस केस द कंपेंसेशन अमाउंट वुड बी 21,57,300. कई बार हिंट भी नहीं देंगे तो सो दैट्स द रीज़न यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला एंड द रेलेवेंट फैक्टर. कई रेलेवेंट फैक्टर दे देते हैं, ओके, एंड मिनिमम वेज तो उनको देना ही पड़ेगा, ओके.
So this is here C is the answer. ये applied question है. For that you need to have that conceptual clarity to resolve this question. Moving on to our next question. What is a minimum number of employees required to be working in an establishment so that the employer, with the authorization of the majority of the employees of the establishment, may apply to the central government to authorize the employer to create a separate provident fund account for the employees under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. नाउ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट में मैंने बोला है कि 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है. ओके, मैंने बोला नहीं, अभी बता रही हूँ, सॉरी. सो इसमें 3 कंपोनेंट्स है. एक तो ईपीएफ है, दैट इज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एंड एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है. ना इसमें ये ईपीएफ का जो फंड है, जो भी एप्लीकेबल एस्टैब्लिशमेंट्स है, दे हैव टू पे द अमाउंट. ओके, उसमें उनको पे करना पड़ेगा. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंपनी बोलता है मेरा बहुत बड़ी कंपनी है एंड आई डोंट वांट टू गो फॉर दिस पीएफ अकाउंट, मैं खुद का पीएफ ट्रस्ट में खुद कर लूँगा. इन दैट केस दे कैन गो फॉर दैट, बट फॉर दैट this particular company, X company, should have at least a minimum 100 employees and majority of these employees should accept to this proposal. And उस पर्टिकुलर एक्स ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट 3 years का पीएफ डिपॉजिट इन सब में बहुत क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए. ओनली देन दे कैन स्टार्ट देयर ओन ट्रस्ट एंड देन डिपॉजिट द पीएफ इनटू दैट. सो हियर ऑप्शन ए इज द 100. ये भी बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, ठीक है. नाउ अभी तक हमने देखा है कि 5 क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं. इन 5 क्वेश्चंस में बारिंग दैट कंपेंसेशन वाला क्वेश्चन, बाकी 4 बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस है. मतलब मोर देन 90% ऑफ इजी से क्लियर कर लोगे. सो सोशल सिक्योरिटी एक्ट कितने हैं, 4 या 5 ही है. अगर वो आप बेसिक्स भी सही से पढ़ लोगे प्रोविजंस, तो आप 90% प्लस क्वेश्चंस बहुत आसान से कर लोगे एंड आपका कट ऑफ में ये बहुत हेल्प. आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम ए और ईओ 2021 एग्जामिनेशन, ठीक है. विद दिस लेट मी स्टार्ट टुडे सेशन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स इज और आर कंसिडर्ड एज ट्रेड डिस्प्यूट्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द ट्रेड यूनियंस एक्ट. एनी डिस्प्यूट टू ऑफ एनी पर्सन कनेक्टेड विथ, सी व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड डिस्प्यूट्स, जो मेंशन किए गए हैं जिसकी वजह से ट्रेड यूनियंस का जो बनना इस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए बहुत यूजफुल रहेगा. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दे हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी इसमें होते हैं, नॉन एम्प्लॉयमेंट भी होते हैं, कंडीशंस ऑफ द लेबर, किस तरह के वहाँ कंडीशंस है जहाँ पे लेबर काम कर रहा है, अगर उसमें भी कुछ डिस्प्यूट्स है तो दैट ऑल्सो वुड बी कंसिडर्ड एज अ ट्रेड डिस्प्यूट अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड उसी के बेसिस पे उनका रेजोल्यूशन भी होगा, ठीक है. सो हियर सी इज द आंसर. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम द ट्रेड यूनियन एक्ट. What is the minimum number of members required for registration of a trade union? Now trade union का अगर registration करना है किसी भी trade union को, minimum उसमें 7 members होने चाहिए, तभी वो trade union अपने आप को register करवा पाएगा. बिल्कुल straight question, इसमें और कुछ नहीं है. straight आपको content पता है, आपने आंसर ढूंढ लिया, ठीक है. Moving on to our next question. What is the maximum number of hours in a week that an adult worker is allowed to work for? So this also बिल्कुल straight question है. number of hours अब adult worker can work and इसमें आता है हमारा 48 hours का. बिल्कुल straight question है. daily का 9 hours होता है including the rest interval, and if we look at the weekly, that is 6 days का, it is not more than 48 hours. Okay, now moving on to our next question. What is the maximum period in which the appropriate government shall review and revise the minimum rates of wages under the Minimum Wages Act 1948? ये भी बिल्कुल straight question है. जब minimum wages करना है तो उसमें minimum कितने सालों में इस minimum wage rates को, minimum wages को revise करते हैं, ठीक है. based on the cost of living index etc. they have to change, otherwise how will they किस तरह से, अगर इन्फ्लेशन जो भी बढ़ रहा है उसको कैसे कॉम्बैट करेंगे, हाउ दे आर उस एडजस्ट कैसे होंगे. सो डेफिनेटली मिनिमम वेजेस का रेट्स चेंज करते रहना पड़ेगा, रिवाइज करते रहना पड़ेगा, एंड इसके लिए मैक्सिमम 5 years के अंदर इनको करना पड़ेगा. चाहे तो वो 2 साल के लिए भी कर सकते, 3 साल के लिए, बट नॉट मोर देन 5 years दे शुड टेक फॉर रिविजन,
ठीक है, so here 5 years. Moving on to our next question, who is an adolescent as per the Factories Act? Now जहाँ पे भी ये है child कौन है, adolescent कौन है, in that case if we look at this, the person who has completed 14 years, मतलब 14 years complete होके 15 years में आ गया है, but is less than 18 years, that can be considered as an adolescent. बिल्कुल straight question है, ये भी definitions में है ये. C is the answer. What is a controlled industry? Now इस पेपर में आप देखोगे तो कई सारे definitions ही है, ठीक है. ट्रेड डिस्प्यूट भी एक डेफिनेशन ही है, ये जो अभी आपने देखा एडोलेसेंट डेफिनेशन ही है, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री भी डेफिनेशन ही है, ठीक है. सो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो एनी इंडस्ट्री कंट्रोल्ड इंडस्ट्री जो द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ बीन उन्होंने डिक्लेयर किया है बाय सम सेंट्रल एक्ट टू बी एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट इज़ अंडर द कंट्रोल of the central government under declared by any central act, like EPF organization है, EPF act है, okay, ESIC कॉरपोरेशन है, वो भी एक सेंट्रल एक्ट के थ्रू ही है, राइट. सो ऑल दीज कंट्रोल्ड इंडस्ट्री बोल सकते हैं एंड इट इज ए इज द आंसर. Moving on to our next question. Now here match list 1 and list 2, again definition ही है, ठीक है. मतलब इस वाले ईयर में 2021 में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट क्वेश्चंस एंड बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस ही दिया है उन्होंने, एंड दे आर आस्किंग अदर्स टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट. सो ये लिस्ट 1 है जहाँ पे टर्म्स है एंड ये लिस्ट 2 है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन है. सो इन दिस क्लोजर वर्कमैन स्ट्राइक लॉकआउट 4 टर्म्स है. सो क्लोजर मतलब क्या है, इट इज़ परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ ए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जब परमानेंटली किसी एस्टेब्लिशमेंट को एम्प्लॉयर क्लोज करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड द क्लोजर. नाउ हु इज ए वर्कमैन? एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री डूइंग स्किल्ड वर्क, अनस्किल्ड वर्क और मैनुअल वर्क फॉर सम वेजेस, दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड एज ए वर्कमैन. एंड सी जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक मतलब सीजेशन ऑफ वर्क, ये एम्प्लॉयज डिक्लेयर करते हैं स्ट्राइक, ठीक है. ये आपका 4 है. लॉकआउट मतलब कई बार एम्प्लॉयर टेम्पररी के लिए क्लोज करता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज, या फिर मशीनरी ब्रेक डाउन हो गया, या फिर कुछ रॉ मटेरियल, कुछ वॉट एवर माइट बी द रीजन, टेम्पररीली, फिर कुछ दिनों के बाद वो ओपन कर देगा. सो हियर इट इज़ अ टेम्पररी क्लोजिंग डाउन ऑफ वर्क प्लेस बाय द मैनेजमेंट. तो सिंपली डेफिनेशन ही इन्होंने दिया है, मैंने ऑप्शन से यहाँ नहीं दिया. सो हियर आई हैव गिवन यू द एंटायर थिंग जो भी है. सो हियर ए इज़ 1, बी इज़ 2, सी इज़ 4 एंड डी इज़ 3, ठीक है. Yes, so the last question for today in the exam, इतने ही questions आए थे. What is the maximum amount of gratuity payable to the employees under the Payment of Gratuity Act 1972? Now here in this case, ये भी straight question है. maximum gratuity जो payable है टू एनी एम्प्लॉय दैट इज़ नॉट मोर दैन 20 lakhs. अगर किसी एम्प्लॉय का ग्रेचुटी पूरा उन्होंने कैलकुलेट किया तो 25 lakhs आया है, लेकिन उसको तब भी 20 lakhs ही मिलेगा क्योंकि ये 20 lakhs पे उन्होंने लॉक कर दिया है. So friends, this is all from my end today. So thank you very much for being so patient in today's session. So yes, if you have any queries related to the courses or course offerings, you can always reach out to the team on this number, or you can mail your queries on this number. Otherwise आप directly store से भी आप ये purchases कर सकते हो. As you can see here, this is one of those special courses that has been that is being offered for you, जिसमें 1900 MCQs का जो कोर्स है, जो मैंने ऑलरेडी आपसे बताया है, जो ई बुक है जो आपको मिलेगा 1900 MCQs, along with that लेबर लॉस एंड सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के भी ई बुक्स है जो आपको मिलेंगे. इसमें इट इज सेट ऑफ 3 बुक्स जहाँ पे आपको यूपीएससी ईपीएफओ 2025 के लिए मिलेंगे फॉर 350 रुपीज़ ओनली. along with that, अगर आप अपने प्रिपरेशन का चेक करना चाहते हैं, यू वांट टू नो मोर क्वेश्चंस फॉर रिवीजन या फिर आपके प्रैक्टिस के लिए, यू कैन ऑप्ट फॉर द टेस्ट सीरीज एज वेल, जो यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एंड ए और ईओ के लिए है, जिसमें आपको मिलेंगे सॉल्व्ड पीवाईक्यूज. along with that फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे बिल्कुल एग्जामिनेशन लेवल के ही, एंड along with that चैप्टर वाइज क्विजेस एंड वीकली मेंटर टॉक विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू, सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए. एंड हियर दिस इज करेंटली अवेलेबल एट
1027 रुपीज़ ओनली, वेर इन यू आर गोइंग टू गेट फ्लैट 85% ऑफ. उसके बाद आपको इस प्राइस में ये मिलने वाला है. एंड फॉर दैट यू कैन यूज़ द कोड EPFO85, EPFO85. Okay, so with this I am winding up this session, and thank you very much once again. I wish you all a all the best for your examination. Thank you.